दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है माई लास्ट डचेस। हम इस पूरे वीडियो में इस पोएम के बारे में जितनी भी डिटेल चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि इस पोएम के फॉर्म के बारे में, मीटर, राइमिंग स्कीम, पोइटिक डिवाइसेस, टोन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने इस पूरे पोएम को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर नॉन कम्पिटेटिव यानी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जिनका जन्म 7 मई 1812 को और जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1889 को हुई थी, ये इंग्लिश के एक पोएट और प्ले राइट थे। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, उन्होंने यानी कि इस उनके कृत्य ने, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो इनकी स्टाइल थी, उस चीज़ ने इनको विक्टोरियन पोएट्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट्स बना करके रखा। ये ख़ास करके आयरनी, करेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, स्पेशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स के लिए जाने जाते थे। और इनकी वोकेबलरीज और सिंटैक्स बहुत ही चैलेंजिंग यानी बहुत ही टफ होते थे। अब आपको बता दें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ऐसा कोई भी पोएम या फिर ऐसा कोई भी राइम जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक करेक्टर के द्वारा एक विविड इमेजिनरी को, एक बहुत ही विविड सीन को नरेट करते हुए पूरी पोएम या पूरे राइम बताई जाए, वो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अब जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 7 मई 1812 को कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। इनका देहांत 12 दिसंबर 1889 को, जब ये 77 साल के थे, 77 ईयर्स के थे, वेनिस में हुआ, जो कि इटली में है। ये ऑक्यूपेशन से पोएट और प्ले राइट थे। इन्होंने पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और ये विक्टोरियन एरा के राइटर थे। अब अगर हम बात करें इनके कुछ नोटेबल वर्क्स की तो वो ऐसी रही हैं: द पाइट ऑफ हैमेलिन, और इनका जो नेक्स्ट फेमस वर्क रहा है वो मैन एंड वीमेन, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिस परसोना, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, एसलैंडो, माई लास्ट डचेस। ये इनकी कुछ बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क्स रही हैं। इनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ बैरेट था, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि इनकी एक कंटेम्प्रेरी राइटर ही थी, वो भी एक पोएट ही थी। इनके साथ इनकी शादी 1846 यानी 1846 में हुई थी और इनकी वाइफ का देहांत 1861 में हो गया था, जिसके बाद इन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस पोएम मैन एंड वीमेन पब्लिश कराया था। तो ये तो हो गई इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम बात करेंगे अपने इस पोएम के बारे में कुछ खास बातों की। दोस्तों ये पोएम पब्लिश कराई गई थी 1842 में और इसके ऑथर, जैसा कि हम सभी को पता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही हैं। इस पोएम का जो फॉर्म है यानी जो स्ट्रक्चर है वो किस में लिखा हुआ है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चलता हुआ पूरा पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है और इसकी राइम स्कीम ए ए बी बी ऐसे ही राइमिंग कपलेट करके लिखी हुई है, फिर सी सी, फिर डी डी, ऐसे आगे पूरी। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है एल्यूजन, इंजैबमेंट, राइमिंग कपलेट्स एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस। इसमें जो फ्रिक्वेंटली नोटेड इमेजरी है वो है स्माइल और ब्लशिंग। इसमें जो टोन यूज़ हुआ है वो है ओमिनस, थ्रेटनिंग, एरोगेंट, जीलस एंड पॉजेसिव। हम इस जब पोएम को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर बात करें इस पोएम के थीम की तो वो है रिलेशनशिप्स, जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, जीलसी एंड पॉजेसिवनेस। और अगर शॉर्ट समरी हम इस पोएम की जाने तो ये कुछ पोएम ऐसी है कि इसमें रेनेसा के समय में, ये एक जो सीन है इसमें सेट, वो रेनेसा इटली के समय की है, जिसमें ड्यूक ऑफ फेरेरा इस पूरे पोएम को नरेट करते हुए बताते हैं कि ये जो यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है, वो एक विजिटर को बताते हैं कि यहाँ पर जो पेंटिंग लगी हुई है
ये इनकी वाइफ की है और वो अपनी वाइफ की बहुत सारे खूबियों का यहाँ पर बखान करते हैं और उसके साथ ये भी बताते हैं कि वो किस तरह की थी, वो कैसे सबके साथ खुश हो जाती थी, कैसे सभी को स्माइल्स पास करती थी जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और हम इस पोएम के लास्ट तक जो डच हैं, यानी कि जो ड्यूक हैं और जो डच हैं, हम इनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको जाननी चाहिए थी। अब चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पोएम के जो भी हमारी वीडियो है उसकी शुरुआत में ही बताया था कि ये पूरा वीडियो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा आप ये समझिएगा कि ड्यूक फेरेरा जो हैं वही बात कर रहे हैं और अपने गेस्ट से कुछ बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन स्टार्ट होती है, दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। यानी कि वॉल पे एक पेंटिंग टंगी हुई है और उसको दिखाते हुए ड्यूक ऑफ फेरेरा बोलते हैं कि ये जो मेरी पिछली या फिर जो मेरी अंतिम पत्नी थी, जो डचेस थी, जो महारानी थी, उनकी बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है जो कि वॉल पर टंगी हुई है, लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव। और ये जो पेंटिंग है वो इतनी खूबसूरत है कि ऐसी लग रही है कि पेंटिंग में ही वो खुद स्वयं अलाइव हैं, जीवित हैं। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ। और अब मैं इस वर्क ऑफ आर्ट को, इस पीस ऑफ आर्ट को, यानी कि इस पेंटिंग को एक आश्चर्य के रूप में समझता हूँ। ये इतनी खूबसूरत है। फ्रा पैंडोल्फ्स हैंड वर्कड बिजली अ डे। और इस पेंटिंग को बनाया किसने था? फ्रा पैंडोल्फ नाम के एक पेंटर ने। और उन्होंने वर्कड बिजली अ डे, एक पूरा दिन लेकर के व्यस्त होकर के इस बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग को तैयार किया था। एंड देयर शी स्टैंड्स। और यही पेंटिंग जो है यहाँ पर लगी हुई है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या आप यहाँ पर बैठ करके इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे? I said, Frau Pandolf, by design, for never read strangers like you, that pictured countenance, that depth and passion of it earnest glance. I said, मैंने कहा, फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन की गई है, जो बनाई गई है, किसके द्वारा? फ्रा पैंडोल्फ के द्वारा। मैंने ये क्यों कहा, मैं क्यों बताता हूँ? फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू। क्योंकि आपकी ही तरह, यानी तुम्हारी ही तरह, कई अजनबी इस बात को सोचते हैं दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, कि इस जो खूबसूरत सी फ़ोटो है इसमें जो भी लेडी बनी हुई हैं, काउंटेनेंस, उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनकी जो खूबसूरती है वो ये कैसी है, वो इतनी खूबसूरत कैसी है ये पेंटिंग, कि उसमें द डेप्थ एंड पैसन ऑफ इट अर्स्ट ग्लैंस, की ये जो खूबसूरती दिख रही है इस फोटो में, जो डेप्थ दिख रहा है, जो गहराई दिख रही है इनकी आंखों में, इस जो खूबसूरत सी पेंटिंग है उनकी आंखों में, ये आखिर कैसे है? तो उनको बताने के लिए ही मैं बताता हूँ कि इसको फ्रा पैंडोल्फ ने बनाया था। और फ्रा पैंडोल्फ एक बहुत ही महान पेंटर रहे हैं उस समय के। उन्होंने इस फोटो को बनाया था। आगे वो लिखते हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड। लेकिन वो मेरी तरफ घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो फोटो है उसके ऊपर कर्टन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। तो उस पर्दे को कोई नहीं मूव कर सकता है, केवल ड्यूक ऑफ फेरेरा ही मूव कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस फोटो को उस पर्दे से ढक देते हैं। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो लोग उनको उस फोटो को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये खूबसूरत सी पेंटिंग किसने बनाई होगी, इतनी जो गहराई है इनकी आंखों में, या फिर जो खूबसूरती वो कैसे आई होगी, तो मैं उस पर्दे को ढक देता हूँ। और फिर वो क्या करते हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्न। और फिर वो मेरी तरफ घूम जाते हैं वो स्ट्रेंजर्स, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी। और ऐसा लगता है कि वो अब मुझसे पूछेंगे, इफ़ दे डस्ट, अगर वो ऐसा डेयर कर पाए तो, यानी कि अगर वो उनके अंदर थोड़ी सी साहस हुई तो वो साहस जुटा करके मुझसे ये पूछेंगे, हाउ सच ग्लैंस केम देयर, कि ये खूबसूरती जो है इस फोटो में वो आके यहाँ पर कैसे आई। सो इसलिए, नॉट द फर्स्ट आर यू, टर्न एंड आस्क दस। तो इस प्रकार से
आप पहले नहीं हो जो मुझसे इस प्रकार का प्रश्न करेंगे, सर। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि वो इस फोटो में इतनी खुश क्यों दिख रही हैं, वो इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हैं, सर। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहाँ पर था। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू डचेस चीक्स, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पर था, इसकी वजह से जो डचेस हैं, जो महारानी हैं, उनके उस खूबसूरत से चेहरे पर स्माइल या फिर प्रसन्नता दिख रही है। परहैप्स, संभवतः, फ्रा पेंडोल्फ चांसेस टू से, फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कुछ कहा होगा। आगे लिखते हैं, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। हर जो वहाँ पर फ्रा पेंडोल्फ हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा कि जो उनकी शॉल है ना, वो उनके रिस्ट पर, उनके कलाइयों पर बहुत ज़्यादा ढकी हुई है। या फिर उन्होंने ये कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, यानी कि उनके थ्रोट पर, उनके गले पर जो बहुत ही खूबसूरत सी एक ब्लशनेस, जो रेडनेस दिख रही है, मेरे पेंट्स, मेरे कलर कभी भी उसको नहीं बना सकते। यानी कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं अपने ड्राइंग में उस ब्लशिंग को, उस खूबसूरत से मुस्कुराते चेहरे को भी, उस लालिमा को भी नहीं बना सकता जो आपके थ्रॉट पर है। और शायद ये सुन करके ही वो स्माइल कर रही है। सच स्टफ्स वॉज शी थॉट, एंड cause enough for calling up the spot of joy। और इतना ही कहना उसके लिए पर्याप्त था कि वो खुश हो सके। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी ये पेंटिंग बनाई गई तो लोग आकर के ये पूछते हैं कि जो पेंटिंग में लेडी दिख रही हैं, जो डचेस हैं, वो इतनी आखिर खूबसूरत कैसे दिख रही हैं, वो इतनी खुश कैसे दिख रही हैं। वास्तव में वो इतनी खुश नहीं थी, या फिर इतना ब्लशफुल नहीं था उसका फेस, लेकिन जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें वो ब्लश कर रही है। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं वो आकर पूछते हैं ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों ब्लश कर रही है, इतनी खूबसूरत कैसे। तो बताते हैं कि उसकी खुशी का कारण यही नहीं था कि मैं वहाँ पर था। यानी कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो अपने हस्बैंड्स को देख करके खुश होती हैं, ब्लश करती हैं उनको देखती हैं। तो केवल यही रीज़न नहीं था कि मैं वहाँ पर था, बल्कि वो हर बात पर खुश हो जाती थी। शायद जो फ्रा पैंडोल्फ हैं, शायद जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही उसको ऐसा कुछ कहा होगा कि आपकी जो शॉल है वो कलाइयों पर ज़्यादा ढकी हुई है। या फिर उसने ऐसा कुछ कहा होगा कि आपकी जो थ्रॉट, यानी जो गले हैं, गले का जो लालिमा है और जो आपकी मुस्कुराने की अदा है, ब्लशनेस है, वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे पेंटिंग्स भी उसको नहीं उतार सकते। तो वो शायद इस चीज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई होगी, ब्लश कर रही होगी, जिसको देख करके फ्रा पेंडोल्फ ने ये पेंटिंग बना दी। आगे वो लिखते हैं, शी हैड अ हार्ट, उसके पास एक दिल है। हाउ शैल आई से, मैं ये कैसे कहूँ, टू सून मेड ग्लैड, कि जो उसके पास दिल है, ये मैं कैसे कहूँ कि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है, उसका दिल बहुत ही जल्दी खुश हो जाता है। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, उसके दिल को खुश करना बहुत ही आसान है। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन, वो उन सभी चीज़ों को पसंद कर लेती है जिसको भी वो देखती है, जिस भी चीज़ को देखती है। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हमेशा हर जगहों पर देखा करती है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनका हस्बैंड हूँ और वो मुझे देखकर खुश हो रही हैं। वो हर चीज़ पर खुश हो जाती थी, वो छोटी छोटी चीज़ पर खुश हो जाती थी। उसको खुश करना, उसको इम्प्रेस करना बहुत ही ईजी था। इसीलिए वो इतनी खुश दिख रही है इस फोटो में। शायद फ्रा पेंडोल्फ ने उसको कोई बात कही होगी और वो खुश हो गई होगी, ब्लश कर रही होगी, है ना। पढ़ते हैं आगे। आगे ड्यूक ऑफ फुरेरा कहते हैं, सर, "'Twas all one, my favor at her breast, the dropping of the daylight in the west." सर, इट वॉज ऑल वन, सर ये सब कुछ था जो उसको खुश कर दे। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी जो भी वो कोट पहनती थी, तो उसके कोट पर जो उसकी सीना था, उसके सीने के लिए मैंने उसको एक ब्रूश गिफ्ट किया था। तो जो ब्रश होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ब्रश लगाते हैं कि उस उनका वो पार्ट है, स्पेशली जहाँ पर पॉकेट होता है, वो पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत दिख सके। तो जो मैंने उनको उस चीज़ को गिफ्ट किया था, वो उससे भी खुश हो जाती थी। आगे क्या है, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जब पश्चिम में सूर्य डूबते थे,
है ना? तो इस चीज़ को भी देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्किड फॉर हर। यानी कि चेरीज़ के गुच्छे को जब कोई ऑफिशियस फूल, जब कोई बेवकूफ़ सा भी इंसान अगर अपने बागीचे से चेरी के गुच्छे को तोड़ करके लाके उनको गिफ्ट कर दे, तो वो इस बात से भी खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस। और एक सफ़ेद गधे पर भी वो बैठ करके जब टेरेस का राउंड करती थी, तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। यानी कि वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हर छोटी छोटी बात पर जो डचेस ऑफ फेरेरा थी, वो खुश हो जाती थी। उनके खुश होने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता था, उनको इम्प्रेस करना बहुत ईजी होता था। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट। इन सभी चीज़ों में जो कुछ भी होता था, वो उसको एक अप्रूविंग स्पीच यानी उसको अप्रूव करती थी, खुश होती थी उसको देख करके, या फिर ब्लश तो कम से कम कर ही देती थी उसको। अगर अप्रूविंग स्पीच ना बोले, अगर कोई उसको कहे ना कि हाँ ठीक है मैं खुश हुई, मैं आपके इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, ये ना बोले, तो एटलीस्ट ब्लश करके वो इस चीज़ को बता देती थी कि हाँ मैं अब प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। आगे वो लिखते हैं शी थैंक्ड मैन। वो आदमियों को थैंक बोलती थी, धन्यवाद करती थी। गुड, ये अच्छी बात है। बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ। लेकिन थैंक करना कहीं कहीं मुझे नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पर मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया कि जो ड्यूक ऑफ फरेरा हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। वो आगे बताते हैं कि वो क्यों कंफ्यूज हैं, क्योंकि एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ओल्ड नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट। यानी कि मेरा जो 900 साल पुराना नाम है, यानी कि ये एक ड्यूक है, राजा है, और राजाओं का जो पूर्वज होते थे वो भी राजा होते थे। तो ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर ड्यूक ऑफ फरेरा कि जो हमारे पूर्वज थे, तो 900 साल से राजा हैं वो लोग, उनके नाम के पहले ड्यूक जुड़ा हुआ है, वो राजा की पदवी है। तो मैंने उसको अपने राजा की पदवी दी, राजा के साथ में जोड़ा, तो उसको भी अपने राजघराने का नाम दिया जो कि 900 साल पुराना है। और वो कैसा? शी रैंक्ड माई गिफ्ट विथ एनीबडीज गिफ्ट। यहाँ पर शी रैंक्ड लिखा हुआ है और फिर विथ एनीबडीज गिफ्ट, यानी कि जो मेरा ये उपहार है वो उसके लिए उन्हीं उपहारों के समान है जो उसको और कोई दे। यानी कि जो मेरा 900 साल पुराना नाम है, वो मैंने जो उपहार स्वरूप दिया है, वो उसी के बराबर है जब कोई बेवकूफ़ सा आदमी आकर के उसको अपने बागीचे से चेरी के गुच्छे गिफ्ट कर दे, या फिर कोई भी उसे छोटा सा एक उपहार ही कर दे जो अपने सीने पर लगा कर वो टहल सके, या फिर वो सूरज के ढलने को देखती है। वो गिफ्ट उतना ही मायने रखता है उसके लिए जितना कि मेरा ये 900 साल पुराना नाम। और इसी चीज़ को लेकर के वो कंफ्यूज है कि आखिर कोई इस तरह कैसे हो सकता है। आगे वो लिखते हैं हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस शॉर्ट ट्रिफलिंग। लिखते हैं कि जो छोटी सी ब्लेम है, गलती है, उसको कौन जा करके समझाए, कौन उसके सामने झुक करके उसको ये चीज़ बताए। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच वुड आई हैव नॉट टू मेक यू विल क्वाइट क्लियर सच एन वन। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच। हालांकि यद्यपि अगर आपके पास बोलने का तरीका भी होता, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है, टू मेक योर विल, अपने इच्छा को जताने के लिए, बताने के लिए, क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अगर मेरे पास कोई बोलने की तरीके भी होते, स्किल भी होती, जो कि वास्तव में मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर होती तो मैं क्या कहता। आगे वो लिखते हैं एंड से, तो मैं कहता जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। वहाँ पर वो लिखते हैं कि ये जो आपका तरीका है, यानी कि आप छोटी चीज़ों पर भी खुश हो जाती हैं, अब कोई बहुत बड़ी चीज़ दे दे उस पर भी आप उतनी ही खुश रहती हैं, उसको उतना ही रैंक करती हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है, मुझे बहुत ही परेशान करती है। या तो आप जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए थोड़ा सा खुश हो करके
आप किसी मार्क को मिस कर देती हैं, यानी एक लिमिट होता है उस तक नहीं पहुंचती हैं आप, या फिर आप बहुत ही छोटे से चीज़ को उसके उसी से तुलना करके कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, आप मार्क क्रॉस कर देती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हियर यू मिस, या तो आप मिस कर देती हैं और देयर एक्सीड, या फिर क्रॉस कर जाती हैं द मार्क, जो लिमिट है खुश होने की। यानी छोटी चीज़ों के लिए भी उतना ही खुश होना ये दिखाता है कि किसी लाइन पर आप बहुत आगे निकल गई, यानी बहुत क्रॉस कर दिया आपने खुश होने की लिमिट को। और बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए भी उतना ही खुश होना ये दिखाता है कि आपने लिमिट तक पहुँचे ही नहीं आप। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राजा कह रहे हैं कि अगर मेरे पास बताने की क्षमता होती, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको बताता ये चीज़ कि तुम्हारे जो करैक्टर है, जो तरीका है, ये मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है, मुझे बहुत ही परेशान करता है। और आगे वो लिखते हैं, एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लिसेंड सो, और अगर वो इस बात को अलाउ अपने आप को करती कि वो इस बात को सुने, नॉर प्लेनली सेट हर विड्स टू योर फोरजूथ एंड मेक एक्सक्यूज, तो मुझे पता है कि वो इस बात को बिना एक्सक्यूज़ किए, बिना इस बात में कोई भी तर्क वितर्क किए वो इस बात को मान लेती। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, लेकिन तब भी किसी को या फिर मुझे ही थोड़ा सा झुकना पड़ता। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मैंने चुना है कि मैं कभी भी झुक नहीं सकता हूँ किसी के आगे, या किसी फीमेल, स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स को दिखाया गया क्योंकि ये जो पोएम लिखी गई है विक्टोरियन एरा में लिखी गई है। और विक्टोरियन एरा में जो लेडीज़ होती थी उनको बस एक ऑब्जेक्ट की ही तरह यूज़ किया जाता था, उनको बस माना जाता था। उनको बहुत सारे राइट्स या बहुत सारी उनको छूट नहीं दी जाती थी, फ्रीडम्स नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, एक जो मेल मेंटालिटी जहाँ जो यहाँ पर होती है उसको दिखाया जा रहा है कि मैं किसी भी फीमेल के आगे झुक नहीं सकता, नहीं तो मैं झुक करके उनको ये बता देता कि हाँ आप गलत हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, और वो मान भी लेती बहुत आराम से। लेकिन मैं क्यों झुकूँ, है ना। तो नेवर टू स्टूप, मैंने कभी सीखा नहीं है झुकना। आगे लिखते हैं, ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर, अरे श्रीमान जी, जब भी मैं उसके बगल से उसके सामने से गुजरता था तब वो स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी। बट लेकिन हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कोई भी अगर उसके आगे से गुजरता है तो भी वो उतना ही प्रेम से उसके लिए मुस्कुराती है जितना वो मेरे लिए मुस्कुराती है ना। यानी कि मेरे और किसी अन्य व्यक्ति में उसको मुस्कुराने में या फिर उसको देखने में कोई भी अंतर नहीं लिखता, मतलब कोई भी अंतर नहीं दिखता। इसीलिए मैंने क्या किया, दिस ग्रीव, इसके लिए आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और जब मैंने आदेश दिए तो सभी मुस्कुराहट एक साथ ही रुक गई। कितने आराम से यहाँ पर ड्यूक ऑफ फेरा बता रहे हैं कि मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाके उसकी स्माइल को रोक दो, उन्होंने जाके रोक दिया। सिंपल है। यहाँ पर स्माइल रोकने का मतलब है कि इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ख़त्म कर दो, और उसने ही खुद ने सिर्फ इसीलिए अपने वाइफ को मार डाला कि वो बहुत स्माइल करती थी, वो बहुत चिल रहती थी, वो हर एक चीज़ को सेम नज़रिए से देखती थी। तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं थी और ये झुकना नहीं चाहते थे उसके आगे। नहीं तो झुक करके अगर उससे कहते तो वो बात मान भी लेती, लेकिन उन्होंने सोचा मैं झुकूंगा थोड़ी, मैं तो आदेश देता हूँ जाओ जाके उसको मार डालो, बहुत स्माइल कर रही है आजकल ये। और वो जा करके उनको मार देते हैं लोग, और इस तरह से इनके वाइफ की डेथ हो जाती है। आगे लिखते हैं यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कि ड्यूक फेरेरा कहते हैं, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, अब तो मैंने उसको मरवा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो फोटो लगा हुआ है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये अभी भी जीवित हैं। अब यहाँ पर बात खत्म होती है। बहुत ही कैजुअली इस बात को कहने के बाद वो आगे बोलते हैं, विल नॉट प्लीज यू राइज, कि क्या आप उठेंगे। विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट द काउंट यू मास्टर्स नो म्यूनिफिसेंस। अच्छा पहले इसका समझ लेते हैं क्या है। विल मीट द कंपनी बिलो, देन अब यहाँ पर वो लिखते हैं, यहाँ पर वो बोलते हैं ड्यूक फेरेरा कि क्या आप उठेंगे। चलिए नीचे कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कंपनी कुछ साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे चल के मिलना भी है मुझे। देन आई रिपीट, और फिर मैं ये आपको बताता हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, द काउंट योर मास्टर्स
known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. The count your master's known munificence. मैंने ये सुना है कि जो काउंट हैं, जो राजा हैं, यानी कि आपके जो मास्टर हैं, जो मेरे होने वाले ससुर जी हैं, जिनके एक बेटी से मेरी शादी होने वाली है, वो बहुत ही म्यूनिफिसेंस हैं। म्यूनिफिसेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही उदार हैं, है ना, बहुत ही जनरस हैं। वो अपने पैसों को खर्च करने में, देने में कोई भी कसर नहीं रखते, कोई भी बात नहीं सोचते। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं डाउरी की मांग करूँगा, वो मुझे डिसअलाउ नहीं करेंगे, वो बहुत ही आराम से मुझे दे देंगे। आगे वो ये भी कहते हैं, दाउ हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई एवोड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। वो बताते हैं कि हालांकि मुझे डॉवरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो उनकी जो खूबसूरत सी बेटी है उसमें इंटरेस्ट है शुरुआत से ही। फिर वो लिखते हैं, फिर यहाँ पर बोलते हैं आगे, नाय विल गो टुगेदर डाउन सर। अच्छा, अब चलिए, अब हम लोग साथ में ही नीचे चलते हैं। नोटिस नेपच्यून दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स। यहाँ पर वो बताते हैं कि आपने वो देखा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास आइडल है नेपच्यून की, एक बिब्लिकल गॉड है नेपच्यून, जिन्होंने सी हॉर्स को टेम कर रखा है, काबू कर रखा है। यहाँ पर एक तरह से ये जो मूर्ति है गॉड नेपच्यून की, जिन्होंने सी हॉर्स को काबू कर रखा है, यहाँ पर सिंबलाइज करता है उस टाइम के मेल्स की, विक्टोरियन एरा के मेल्स की। किस तरह से वो ट्राई करते थे अपने घर की लेडीज़ को काबू करना, स्पेशली अपनी वाइफ को। तो यहाँ पर जो मूर्ति, जो आइडल है, इसी चीज़ को सिंबलाइज करती है। थॉट रेयरिटी, ये जो आइडल है ये बहुत ही रेयर है। विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसको क्लास ऑफ इनबर्ग्स ने मेरे लिए ब्रॉन्ज से कास्ट किया था, बनाया था। और यहाँ पर हमारा आज का ये पोयम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।